हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एक्सप्रेस क्लास 8। आज मैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर 25 एमसीक्यूज लेकर आ गई हूँ। ये जो एमसीक्यूज है ये पीयूआई क्यूज के ऊपर बेस्ड है, तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। तो आपका पहला सवाल है, हु ऑथर्ड द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया इन 1934? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, एम विश्वेश्वरैया, सी डी देशमुख। तो इनमें से कौन प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक के ऑथर है? इसका सही जवाब है एम विश्वेश्वरैया। देखिए, एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक लिखा है। ऐसे ही कुछ और रिलेटेड बुक्स देख लीजिए। वेल्थ ऑफ नेशंस, ऑथर है एडम स्मिथ। दास कैपिटल, ऑथर है कार्ल मार्क्स। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। पॉवर्टी एंड फेमाइंस अमर्त्य सेन ने लिखी है। ये सभी की सभी किताब इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट NIRD लोकेटेड? न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो इनमें से सही जवाब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहाँ पर लोकेटेड है? इसका सही जवाब है हैदराबाद। देखिए, कुछ और इम्पोर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये लोकेटेड है हैदराबाद में। GIC, LIC, नाबार्ड से भी इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ONGC का हेडक्वार्टर है देहरादून में। SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। और बेंगलुरु में क्या है? इसरो है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। अब आपका सवाल है, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट नेशनलाइज 14 बैंक्स? 1969, 1975, 1980, 1991। तो इंडिया के 14 बैंक्स कब नेशनलाइज हुए? सही जवाब है 1969। तो देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट नेशनलाइज्ड 14 बैंक्स इन 1969। उसके बाद इन 1980 अनदर 6 प्राइवेट बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड। तो पहले 14, उसके बाद 6, लेकिन एट प्रेजेंट 12 नेशनलाइज्ड बैंक्स है। ठीक है, अभी कितने हैं? 12। देखिए, SBI कब नेशनलाइज हुआ? 1955 में। RBI नेशनलाइज हुआ 1949 में। ये साल भी आप याद रखेंगे। देखिए, आपको यहाँ से ये याद रखना है कि SBI जो है ये पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एस्टैब्लिश हुआ था 1921 में। उसके बाद नेशनलाइज हुआ 1955 में। और RBI मतलब इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, RBI एस्टैब्लिश हुआ था 1935 में और नेशनलाइज हुआ 1949 में। ये साल आप याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्पायर स्कीम? सेट अप इंक्यूबेशन सेंटर्स, क्रिएट न्यू जॉब्स, प्रमोट MSMEs, ऑल द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। देखिए, एस्पायर स्कीम, इसका फुल फॉर्म है अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एस्पायर ये लॉन्च हुआ था MSME के द्वारा with an objective to promote MSME by setting up incubation centers, technology centers to accelerate startups। ठीक है, अब आपका सवाल है, which committee presented the India Infrastructure Report? रंगराजन कमेटी, राकेश मोहन कमेटी, गाडगिल कमेटी, नरसिम्हम कमेटी। तो इनमें से कौन से कमेटी ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट रिप्रेजेंट किया था? इसका सही जवाब है राकेश मोहन कमेटी। देखिए, यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट कमिटीज़ के बारे में लिखा है। नरसिम्हम कमेटी, नरसिम्हम कमेटी 1 जो है वो 1991 में बना था। नरसिम्हम कमेटी 2 जो है 1998 में बना था। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है। रघुराम राजन कमेटी और नचिकेत मोर कमेटी दोनों ही बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। ये भी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से और ये भी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से, याद रखेंगे।
गाडगिल कमेटी जो है ये पंचायती राज से रिलेटेड है। और पॉवर्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज देखिए, अलग कमेटी, लकड़ावाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, ये सभी के सभी याद रखेंगे। केलकर कमेटी जो है ये टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, ड्यूरिंग विच 5-year प्लान वॉज द नेशनल इनकम ग्रोथ रेट रिकॉर्डेड एज द लोएस्ट? कौन से 5-year प्लान के दौरान नेशनल इनकम ग्रोथ रेट जो है वो सबसे लोएस्ट था? फर्स्ट प्लान, सेकेंड प्लान, थर्ड प्लान, फोर्थ प्लान? सही जवाब क्या है? सही जवाब है थर्ड प्लान। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है टारगेटेड ग्रोथ रेट और यहाँ पर एक्चुअल ग्रोथ रेट। थर्ड प्लान जो है इसका नेशनल इनकम ग्रोथ रेट था 2.8%। Which of the following not an example of the indirect form of taxation? सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स। तो इनमें से कौन सा टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल नहीं है? तो इसका सही जवाब है इनकम टैक्स। देखिए, टैक्स दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, ये सभी के सभी डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल्स देखिए, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स मतलब वैट, एक्साइज टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड कंट्रोल। ठीक है, ये सभी के सभी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ पर सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सभी के सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस है। और इनकम टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स है। अब आपका सवाल है, डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड बाय कंपनीज आर बेस्ड ऑन ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल? तो सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है पेड अप कैपिटल। डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड बाय कंपनीज आर बेस्ड ऑन पेड अप कैपिटल। देख लीजिए डिविडेंड क्या है। डिविडेंड इज अ रिटर्न दैट कंपनी पेज टू द शेयर होल्डर्स फॉर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी। तो डिविडेंड वो रिटर्न है जो कि कंपनी शेयर होल्डर्स को पे करते हैं फॉर इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी। ठीक है, द डिविडेंड इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है उसके परसेंटेज के हिसाब से डिविडेंड कैलकुलेट होता है। तो पेड अप कैपिटल क्या है? पेड अप कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी हैज रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स इन एक्सचेंज फॉर शेयर ऑफ स्टॉक। तो शेयर होल्डर्स से कंपनी को जो मनी मिलता है वो अमाउंट होता है पेड अप कैपिटल, और उसी के परसेंटेज के हिसाब से डिविडेंड जो है वो कैलकुलेट होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? आईसीआईसीआई 1971, आईआरबीआई 1964, आईएफसीआई 1948, आईडीबीआई 1955। तो इनमें से जितने भी ऑप्शंस है करेक्टली मैच्ड कौन सा है? ये सभी के सभी एस्टैब्लिशमेंट लिखा है। तो इसका सही जवाब है आईएफसीआई 1948। तो आईएफसीआई जो है ये 1948 में एस्टैब्लिश हुआ था। बाकी देख लीजिए, आईसीआईसीआई 1955 में एस्टैब्लिश हुआ था, आईआरबीआई 1971 में एस्टैब्लिश हुआ था, आईएफसीआई 1948 में एस्टैब्लिश हुआ था, आईडीबीआई 1964 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये ईयर आप याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, Which crop saw the highest production increase due to the green revolution? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से कौन से क्रॉप के हाईएस्ट प्रोडक्शन देखा गया था? व्हीट, राइस, मेज, सुगर केन? तो ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड है व्हीट के प्रोडक्शन से, तो ऑब्वियसली आंसर होगा व्हीट। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज एन इंट्रोडक्शन ऑफ हाई yielding varieties of seeds for wheat. The Green Revolution in India was introduced in 1970s. The father of Green Revolution in the world, Norman Borlaug, USA. Father of Green Revolution in India, M.S. Swaminathan. Initiation site in India for Green Revolution, Punjab. तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, Which color certificate is issued for a certified seed? जो सर्टिफाइड सीड होते हैं उसके लिए कौन से कलर का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है? रेड, ब्लू, येलो, ग्रे? इसका सही जवाब क्या है? ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस है, अगर आपको नहीं पता तो आप जवाब नहीं दे सकते। तो इसका सही जवाब है ब्लू। देखिए,
The different colors are used to label seeds according to the Seeds Act 1966. So each class of certified seed is associated with a colored seed tag. तो जितने भी क्लास है सर्टिफाइड सीड्स के जितने क्लास है वो सबके सब कलर टैग से एसोसिएटेड है। जैसे कि सर्टिफाइड सीड के लिए ब्लू कलर का टैग होता है, रजिस्टर्ड सीड के लिए पर्पल कलर का टैग होता है, फाउंडेशन सीड के लिए वाइट कलर का टैग होता है। यहाँ पर देख लीजिए सर्टिफाइड सीड ब्लू, रजिस्टर्ड सीड पर्पल और फाउंडेशन सीड वाइट। तो ये चीज़ें आप याद रख लेंगे, ये कुछ पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है। अब आपका सवाल है व्हाट इज द कंसेशनल लेंडिंग विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक नोन एज। तो वर्ल्ड बैंक का जो कंसेशनल लेंडिंग विंडो है वो किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो इनमें से सही जवाब क्या है? सही जवाब है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA is the concessional lending window of World Bank. The IDA is a financial institution that provides grants and low interest loans to the world's poorest countries. It also known as World Bank's soft loan window, ये भी याद रखेंगे। The IDA was established in 1960, ये भी याद रखेंगे। अब आपका सवाल है which system was introduced by the Reserve Bank of India Act in 1956? Minimum reserve system, cash reserve ratio, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, करेंसी कंट्रोल सिस्टम। तो इनमें से कौन सा सिस्टम जो है RBI के द्वारा 1956 में इंट्रोड्यूस किया गया? इसका सही जवाब है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो देख लीजिए अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम MRS द RBI हैज टू कीप अ मिनिमम रिजर्व ऑफ ₹200 crore comprising of gold coin and gold bullion ₹115 crore and foreign currencies rest 85 crore for note issuing। तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखेंगे। आपका सवाल है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी वाज नाबार्ड एस्टैब्लिश्ड? नरसिम्हम कमिटी, शिवरामन कमिटी, गाडगिल कमिटी, मल्होत्रा कमिटी। तो गाडगिल कमिटी आपने देखा है कि पंचायती राज के लिए है, तो ये आंसर नहीं होगा। नरसिम्हम कमिटी जो था बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए था, ये भी आंसर नहीं होगा। तो इन दोनों में क्या आंसर होगा बताइए? तो इसका सही जवाब है शिवरामन कमिटी। देख लीजिए नाबार्ड इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और स्टैट्यूटरी बॉडी इसे कहा जाता है जो कि किसी एक्ट के द्वारा बनते हैं। जैसे कि नाबार्ड जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था अंडर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 के द्वारा। एस्टैब्लिश कब हुआ? 1982 में हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। चेयरमैन कौन है? शाजी के वी एट प्रेजेंट चेयरमैन है। ये इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। अब आपका सवाल है हु रोट द बुक वैल्यू एंड कैपिटल? एक और इम्पोर्टेंट बुक है वैल्यू एंड कैपिटल, किसने लिखा है? इसका सही जवाब है J.R. हिक्स। तो हिक्स ने लिखा है वैल्यू एंड कैपिटल, याद रखेंगे। अब आपका सवाल है व्हेन वाज द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB एस्टैब्लिश्ड? ADB कब एस्टैब्लिश हुआ? 1956, 1960, 1966, 1972। सही जवाब क्या है? सही जवाब है 1966। देखिए ADB एस्टैब्लिश हुआ 1966 में, वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश हुआ 1944 में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये एस्टैब्लिश हुआ 1944 में। ये दोनों ही 1944 में एस्टैब्लिश हुआ। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB 2014 में एस्टैब्लिश हुआ। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB 2016 में एस्टैब्लिश हुआ। तो ADB कब एस्टैब्लिश हुआ? 1966 में। और NDB कब एस्टैब्लिश हुआ? 2014 में। AIIB ये हुआ 2016 में, याद रखेंगे। वर्ल्ड बैंक प्लस IMF ये दोनों एस्टैब्लिश हुआ 1944 में, याद रखेंगे ये सभी के सभी डेट्स। अब आपका सवाल है कस्तूरबा गांधी एजुकेशन स्कीम इज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट। सही जवाब क्या है?
तो इसका सही जवाब है गर्ल्स एजुकेशन। तो देखिए, द स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2004 टू इम्प्रूव द एजुकेशनल स्टेटस ऑफ गर्ल्स, स्पेशली फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो याद रखेंगे, कस्तूरबा गांधी एजुकेशन स्कीम गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड है। अब आपका सवाल है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? 1861, 1872, 1881, 1891। तो इंडिया में पहला सेंसस कब हुआ था? ये जो सवाल है ये हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब है 1872। देखिए, इन 1872 एडी द फर्स्ट सेंसस वाज डन इन इंडिया अंडर द रूल ऑफ लॉर्ड मायो। तो वाइसराय कौन थे तब? लॉर्ड मायो थे। उसके बाद देखिए, द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया वाज डन इन 1881 एडी अंडर लॉर्ड रिपन। इट वाज कॉल्ड द फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड सेंसस। तो अगर पूछा जाए फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड सेंसस कब हुआ था इंडिया में, तो 1881 होगा। किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड रिपन के। और फर्स्ट सेंसस कब हुआ? 1872 में, लॉर्ड मायो के टाइम पे। अब देखिए, सिंस 1901 इट हैज़ बीन टेकिंग प्लेस एवरी डिकेड। हर 10 साल में सेंसस होता है 1901 से। और 2011 का जो सेंसस था, फिलहाल तो यही लास्ट सेंसस है और ये 15th सेंसस है। वैसे अगर देखा जाए इंडिपेंडेंस के बाद से तो ये 7th सेंसस है, ठीक है। और इसका स्लोगन क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर एंड इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग इन द वर्ल्ड। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। अच्छा, फिलहाल के लिए सेंसस 2011 जो है यही इंपॉर्टेंट है, इसके डेटा आपको याद रखना है। इसके 10 साल बाद मतलब 2021 में सेंसस होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया। अब तक नहीं हो पाया है वो सेंसस। आगे जाकर होपफुली 2025 में सेंसस होगा और इसका डेटा 2025 के लास्ट में या 2026 में पब्लिश हो जाएगा, तब जाकर हम वो डेटा पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको सेंसस 2011 के डेटा ही याद रखना है। अब आपका सवाल है, हुज सिग्नेचर अपीयर्स ऑन द इंडियन 1 रूपी नोट? गवर्नर ऑफ आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, इसका सही जवाब है फाइनेंस सेक्रेटरी। देख लीजिए, जो 1 रूपी नोट है ये इशू करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री और इस पे साइन रहता है फाइनेंस सेक्रेटरी का, फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन रहता है 1 रूपी के जो नोट है उसमें। इसके सिवा जितने भी नोट्स है सब में किसका साइन रहता है? गवर्नर ऑफ आरबीआई। एट प्रेजेंट आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है, याद रखेंगे। एट प्रेजेंट गवर्नर कौन है आरबीआई का? शक्तिकांत दास। अब आपका सवाल है, विच वन ऑफ द बिलो टैक्सेस इज इंक्लूडेड इन द जीएसटी? सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वैट, ऑल ऑफ द अबव। तो जीएसटी में इनमें से कौन सा टैक्स जो है इंक्लूडेड है? सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। देख लीजिए, जीएसटी जो है इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और ये इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में 2017 में। अब देखिए, इस पेज में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखा है, द सेंट्रल टैक्सेस वर रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। तो कौन कौन से सेंट्रल टैक्सेस है जो कि जीएसटी के द्वारा रिप्लेस किया गया, और यहाँ पर लिखा है कौन कौन से स्टेट लेवल टैक्सेस है जो कि जीएसटी के द्वारा रिप्लेस किया गया। तो देख लेते हैं एक बार। सेंट्रल टैक्सेस में कौन से टैक्सेस है? एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर मेडिकल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशन एक्ट, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज लेविड अंडर टेक्सटाइल्स एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, एडिशनल ड्यूटीज एंड कस्टम्स, सर्विस टैक्स, सर्जेस एंड सेजेस, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो ये सभी के सभी टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स है जो कि जीएसटी के द्वारा रिप्लेस हो गया है। अब स्टेट लेवल देखिए, स्टेट वैट और सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग, सर्जेस एंड सेजेस, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट। तो ये सारे के सारे टैक्स जो है जीएसटी के द्वारा रिप्लेस हो चुका है। अब आपका सवाल है, द करेक्ट टर्म अमंग द मेंशन्ड रेवोल्यूशंस दैट प्रॉपर्ली करस्पॉन्ड्स टू फर्टिलाइजर। तो इनमें से कौन सा रेवोल्यूशन है जो कि फर्टिलाइजर से रिलेटेड है? सिल्वर रेवोल्यूशन, ग्रे रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन। इसका सही जवाब है ग्रे रेवोल्यूशन। तो देख लेते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा चार्ट मैंने दे दिया है, आपको प्रोवाइड किया है। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया, ब्लैक रेवोल्यूशन रिलेटेड टू पेट्रोलियम, ब्लू रेवोल्यूशन फिश से रिलेटेड है। देखिए, पानी का कलर ब्लू जैसा लगता है और
इसीलिए ये फिश से रिलेटेड है, याद रखेंगे। ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर से रिलेटेड है, लेदर का कलर ब्राउन है तो ये भी याद हो जाएगा। गोल्डन रेवोल्यूशन हनी, फ्रूट या फिर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, हनी का कलर गोल्डन होता है तो ये भी याद हो जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है फूड ग्रेन से रिलेटेड है। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का कलर ग्रे है ऐसा याद रखिए। पिंक रेवोल्यूशन अनियन, अनियन का कलर पिंक कलर का है, याद हो जाएगा। रेड रेवोल्यूशन, रेड कलर का क्या होता है, टमाटो मीट, तो ये रेड रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। सिल्वर रेवोल्यूशन एग या फिर पोल्ट्री, यही आपको याद रखना पड़ेगा। व्हाइट रेवोल्यूशन व्हाइट कलर का मिल्क होता है तो मिल्क और डेयरी। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड से रिलेटेड है, ऑयल का कलर या फिर ऑयल सीड का कलर येलो होता है ऐसे याद रखिए, ये भी इजी है, ऑयल का कलर येलो होता है याद रख लेंगे तो ऑयल सीड याद हो जाएगा, येलो रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। एवरग्रीन रेवोल्यूशन ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। दो और चीज यहाँ पर नहीं लिखा है, वो है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन और गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। यहाँ पर लिखा है सिल्वर रेवोल्यूशन और गोल्डन रेवोल्यूशन, लेकिन सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, कॉटन से रिलेटेड है, ठीक है। और गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो है वो जूट से रिलेटेड है, ठीक है। ये दो चीज आप याद रख लेंगे। अब आपका सवाल है वैट रिप्लेस्ड व्हिच टैक्स। देखिए वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स जो है ये फिलहाल रिप्लेस हो गया है जीएसटी के द्वारा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के द्वारा। लेकिन वैट जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसने किस टैक्स को रिप्लेस किया था ये पूछा गया है। एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, तो इसका सही जवाब है सेल्स टैक्स। देखिए वैट रिप्लेस्ड सेल्स टैक्स इन 2005 एंड वैट वाज रिप्लेस्ड बाय जीएसटी इन 2017। अब आपका सवाल है द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन 1944 लेड द क्रिएशन ऑफ व्हिच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, यूएन, ईयू, तो इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुआ था। इसका सही जवाब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ाया है आईएमएफ 1944 में एस्टैब्लिश हुआ था, तो यही से आप याद कर सकते थे ये। देखिए ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट was a conference held in July 1944 by delegates from 44 countries held in Bretton Woods, New Hampshire. The Bretton Woods Agreement created two important organizations, not only IMF, IMF के साथ वर्ल्ड बैंक भी क्रिएट हुआ था ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के द्वारा, याद रखना है। अब आपका सवाल है which among the following term is used for coexistence of inflation and stagnation, depression, recession, reflation, stagflation। इसका जवाब देना बहुत इजी है। देखिए इन्फ्लेशन और स्टैग्नेशन को एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो स्टैगफ्लेशन होता है, और इसका सही जवाब है स्टैगफ्लेशन। देखिए तो स्टैगफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन रिफर्स टू persistent high inflation coupled with high unemployment and stagnant demand और growth in economy। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाए, और वो कब होता है, रिसेशन के टाइम पे होता है, स्टैग्नेंट हो जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ, साथ ही हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट रहे तो उस सिचुएशन को कहा जाएगा स्टैगफ्लेशन। देख लीजिए हाई इन्फ्लेशन, लो इकोनॉमिक ग्रोथ और कंडीशन ऑफ रिसेशन प्लस लो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ कौन सा सिचुएशन पैदा करता है, स्टैगफ्लेशन का, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब आपका सवाल है, ये आज के लिए आखिरी सवाल है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस एसआर रिपोर्ट एनुअली, ASER रिपोर्ट एनुअली, तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट रिलीज करता है। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है प्रथम एनजीओ, प्रथम फाउंडेशन जो है एसआर रिपोर्ट एनुअली रिलीज करते हैं। देखिए द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फुल फॉर्म है इसका, टाइटल बियॉन्ड बेसिक्स by Pratham Foundation surveyed 34,745 rural students aged 14 to 18 across 28 districts in 26 states. It assessed foundational reading and arithmetic skills, focusing on youth engagement activities, digital awareness, educational and career aspirations, and the application of foundational skills in daily life. तो ये जो रिपोर्ट है क्या क्या एसेस करता है ये लिखा है, ये याद रख सकते हैं। मेनली आपको याद रखना है ये जो रिपोर्ट है ये एनुअली रिलीज होता है और कौन रिलीज करता है, प्रथम फाउंडेशन। तो बस यही तक थी ये वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, जितना हो सके उतना दोस्तों के साथ शेयर करिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि रोज़ 8 PM मैं वीडियो अपलोड करती हूँ।
जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।